इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद में। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में ये प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और इसी मामले में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी कि वर्ष 1960 में हुए बेरूबारी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जो कि वर्ष 1973 का मामला है, और इसमें कहा गया भारतीय संविधान का भाग है प्रस्तावना। याद रखें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कौन करेगी? संसद करेगी। लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए जो संशोधन किया जाएगा। संविधान के मूल ढांचे के बारे में भी व्यवस्था की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, यानी कि वर्ष 1973 में। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसमें जो संशोधन किया जाएगा वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को हिला के रख दे। साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आइए बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र है, यानी कि देश है। देश का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत के व्यक्तियों का धर्म है। आइए इसकी व्याख्या से समझ लेते हैं इसके बारे में। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। देश की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है वर्ष 1976 में, और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। उनमें से एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश किसी विशेष धर्म को अपना धर्म नहीं बताएगा, बल्कि जितने भी धर्म हैं उस देश में सबका समान रूप से संरक्षण करेगा, सबको समान रूप से सम्मान देगा। ये मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। बिल्कुल, धर्म व्यक्तिगत विषय है। ये व्यक्ति पर आधारित है कि वो कौन से धर्म की बात मानेगा, यानी कि कौन से धर्म के अनुरूप चलेगा। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। राष्ट्र का अर्थात देश का कोई धर्म नहीं है, देश के व्यक्तियों का धर्म है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अखंडता। यानी कि बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, ये तीनों के तीनों शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में थे। अखंडता नहीं था। यानी कि अखंडता को एक संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा होगा, और वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत अखंडता को जोड़ा गया है? वो है 42वां संविधान संशोधन। मैंने पीछे भी बताया है, प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना। साथ ही साथ 2 अध्याय भी जोड़े गए थे, 4 का और 14 का। 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के तहत। 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इतना कुछ किया गया था, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो याद रखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पर की गई? यानी कि प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं
और भारतीय संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं वो प्रस्तावना के अलावा और कहाँ पर लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि संविधान के उद्देश्य कहाँ पर लिखे हुए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। और संविधान के कौन कौन से उद्देश्य हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं, आदर्श हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और वो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता देती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये ज़रूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, समानता की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इससे अच्छा यही है कि आप जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको पूरा का पूरा याद कर लीजिए। वहाँ से एग्ज़ाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रस्तावना को एक बार अच्छे से याद कर लिया तो चाहे जैसे मर्जी प्रश्न पूछे जाए आप उसका सही जवाब जरूर दे पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्यवस्था संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में भी की गई है। इसके बारे में हम जान चुके हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भाग 4 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इनका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही ऐसे होती है, हम भारत के लोग, ठीक है ना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्दों से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान का मूल स्रोत है वो भारत की जनता है, और वहीं से भारतीय संविधान को शक्ति मिली है, यानी कि वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। याद रखें, भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिली है, या फिर भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता है। और ये बात इस लाइन से स्पष्ट होती है, हम भारत के लोग, इस लाइन से, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुछ अनुच्छेद अप्लाई कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन संपूर्ण तरीके से भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। उस समय भारत किस प्रकार का गणराज्य था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार, यानी कि प्रियम्बल के अनुसार क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत 26 जनवरी 1950 को, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे और इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। संघवाद का मतलब आप समझते होंगे, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, उसको बोला जाता है संघवाद। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है और दोनों की अपनी अपनी शक्तियाँ, यानी कि भारत एक संघवाद राष्ट्र भी है। केसी हियर ये दूसरे इतिहासकार हैं और इन्होंने भारतीय संविधान को एक परिसंघीय संविधान कहा है। याद रखें, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा और केसी हियर ने भारतीय संविधान को एक अर्ध परिसंघीय संविधान कहा है।
भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, और इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बल्कि इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? जबकि इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश गणराज्य है। भारत किस प्रकार का गणराज्य है अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, अर्थात प्रभुत्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष गणराज्य है भारत प्रस्तावना के अनुसार। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना की गई है। ठीक है ना, यानी कि भारत किस प्रकार का गणराज्य है? प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है प्रस्तावना के अनुसार। ठीक है ना, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें निहित है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना देते हैं, जिनका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। लेकिन प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या फिर नामों से किया गया है? यानी कि हमारे संविधान में भारत का क्या नाम है, हमारे देश का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। भारत के 2 नाम दिए गए हैं संविधान में, भारत और इंडिया। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का क्लोज ए कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि भारत के 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, और आप ऐसे प्रश्नों का जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको प्रस्तावना याद हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रस्तावना को अच्छे से रट लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाए, तोड़ मरोड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं वो, आप उसका सही जवाब जरूर दे देंगे अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लिया। तो इसका सही जवाब है जो वो है ऑप्शन बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस प्रकार से इन शब्दों का क्रम है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम इस प्रकार से है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता। इन कर्मों को आप ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों ये थे प्रस्तावना से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी व्याख्या। हमने डिटेल में पढ़े हैं ये सभी के सभी प्रश्न, और यहाँ से एग्ज़ाम में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। तो आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में भी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।